तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कृष्णा स्टडीज़ में। कृष्णा स्टडीज़ में हम कक्षा 7 वसंत भाग 2 के पहले 5 अध्याय पढ़ चुके हैं और अब हम आज अपने आ जाते हैं छठे अध्याय पे, छठे पाठ पे, छठे चैप्टर पे। ओके, तो जो हमारा लेसन 6 है, पाठ 6 है, उसका नाम है रक्त और हमारा शरीर। रक्त और हमारा शरीर यानी कि ब्लड और हमारे जो बॉडी है उसका रिलेशनशिप आपस में कैसा है और किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से ये काम करता है। तो इसको एक स्टोरी के जरिए, इसको एक निबंध के जरिए दिखाया गया है, बताया गया है। इसमें हमारे राइटर ने, जो हमारा लेखक है, उसने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका संबंध और रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है, कैसे करता है, इन सब के बारे में एक छोटी सी कहानी से और एक निबंध विधा से इस चीज़ को दर्शाया है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, उसे पढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वो शुरू से ही कमज़ोर है, यानी कि यहाँ पे एक बच्ची है दिव्या जो थोड़ी सी कमज़ोर है। इधर कुछ दिनों से हर समय थकान महसूस होती है, मन में किसी काम में मन नहीं लगता, भूख भी। मतलब यह है कि दिव्या एक ऐसी बच्ची है जो थोड़ी सी कमज़ोर है, उसे भूख कम लगती है। तो वो, जैसे हम जब कभी बीमार होते हैं तो घर वाले बोलते हैं कि हमें डॉक्टर के नहीं जाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए, तो दिव्या को अस्पताल में डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर देखता है और दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। मतलब उसकी, जब हम जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं तो सबसे पहले क्या कराते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्लड चेक करते हैं। सबसे पहले हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं, यानी कि रक्त की जांच होती है वो करा कर देखते हैं और फिर उसमें हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसी तरीके से अनिल की बहन जो है उसका भी चेकअप करवाया। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। तो अब जब वो लैब में गया है अनिल, तो उसने ये बताया कि जो डॉक्टर है उसने खून की जांच के लिए उसके पास भेजा है। इतना सुनते ही जो वहाँ पे डॉक्टर थी वो दीदी थी, दिव्या ने उन्हीं की रक्त, तो जो डॉक्टर दीदी थी उन्होंने क्या किया, दिव्या की जो उंगली थी उससे रक्त की कुछ बूंदें ली और उसे शीशी में डाल दिया और स्लाइड पर लगा दी। अब जैसे ही उस बच्ची ने ये सब सारी प्रक्रिया देखी तो वो कहने लगी, ये क्या भाई, इतनी सी बूंदों से कैसे पता चलेगा आपको कि मेरे रक्त में क्या खराबी है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर से दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी और भीतर से आवाज़ आई कि आ जाओ। तो अब आगे चले गए तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। अब जब बच्चे वहां पर पहुंचे, अनिल और उसकी बहन वहां पर पहुंची, तो क्या हो रहा है, सूक्ष्मदर्शी यंत्र देखा है बच्चों आपने, 7th क्लास में आ गए, अब तो लैब जाओ, देखो लैब में होती हैं ये सारी चीज़ें। सूक्ष्मदर्शी यंत्र एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें आप, जो शीशा होता है उसके नीचे उस चीज़ को रखा जाता है। जैसे ब्लड का सैंपल है, उस ब्लड के सैंपल को, ये देखो यहाँ पे, ये क्या है, ये हमारा ब्लड का सैंपल है। ये क्या है, हमारा ब्लड सैंपल। जो हमारा खून होता है वो देख, छोटी सी कांच की शीशी में थोड़ा सा लिया जाता है और उसकी कुछ ड्रॉप्स डालकर, जैसे हमारा ये यंत्र है, वैसे इसमें आगे आएगा यंत्र, मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें बना हुआ है पिक्चर, ये देखो यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है, ये हमारा सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी यंत्र होता है। इस सूक्ष्मदर्शी यंत्र में यहाँ पर ये जो जगह है ना, यहाँ पर आपकी वो जिस भी चीज़ की आप जांच करोगे, जैसे प्याज की झिल्ली हो गई, आपका ब्लड हो गया, जिसकी चीज़ की भी आप जांच करोगे उसे यहाँ पर रखा जाता है और यहाँ से उसको देखा जाता है। ठीक है, यहाँ से उसको देखा जाता है कि उसके अंदर क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम्स है। उसमें कुछ छोटे छोटे केमिकल्स होते हैं, जो हमारे शरीर में कुछ अच्छे केमिकल्स होते हैं और कुछ ख़राब केमिकल्स होते हैं। तो उनको देखकर ये बता देती है डॉक्टर कि किस तरीके से हमारे शरीर में किस प्रकार से रक्त की में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। तो हम कहाँ पर थे, तो हम यहाँ पर थे कि उन्होंने रक्त की जो है कुछ बूंदें ली और उसे बोतल में डाल दिया। डॉक्टर दीदी ने कहा, अब जब उन्होंने देखा कि वो क्या कर रही है डॉक्टर, तो उन्होंने पूछा भी कि दीदी आप क्या कर रहे हो। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको एनीमिया, हाँ हाँ, आपको एनीमिया से क्या मतलब है दीदी, मतलब उस डॉक्टर ने बताया कि मुझे लगता है कि तुम्हें एनीमिया हो गया। अब भैया एनीमिया, बच्चे ने तो पूछा एनीमिया क्या होता है, यह जानने के लिए रक्त के बारे में जानना होगा। तो डॉक्टर ने कहा कि इसके बारे में अगर तुम्हें जानना है तो इसकी विस्तार के लिए, इसकी डिटेल के लिए तुम्हें किसके बारे में जानना होगा, रक्त के बारे में, यानी कि ब्लड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तुम्हें होनी चाहिए। अनिल देखने में रक्तदान द्रव के समान दिखता है। अब जो अनिल है उसकी भी जिज्ञासा हो गई,
वो दिव्या की तो थी ही। अनिल भी पूछने लगा कि भाई जो रेड कलर का होता है ब्लड वो हमें दिखाई तो प्रॉपर रेड देता है, वो हमें लाल रंग का दिखाई देता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। लेकिन जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, अनिल ने और दिव्या ने जब देखा तो उन्हें लगा रही ये क्या, हमने तो इसमें एक बूंदानी थी, इसमें तो बहुत सारा कुछ कुछ है। अब उन्हें ये भी समझ में ना आए कि उसमें क्या क्या है। तो डॉक्टर ने बताया कि मोटे तौर पर जो रक्त होता है, जो हमारा ब्लड होता है, आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं, सब जानते होंगे कि भाई जो हमारा रक्त होता है उसके कितने भाग होते हैं। सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि रक्त के कितने भाग होते हैं। वैसे इस लेसन में भी है, मैं आगे आपको बताती हूँ। जो रक्त का एक भाग होता है वो होता है तरल, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा क्या होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, लाल और सफ़ेद, कुछ ऐसा जिनका रंग नहीं होता। मतलब ये है कि जो रक्त होता है, जो हमारा खून होता है, तो उसका एक भाग तरल होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कुछ सफ़ेद, ऐसे जिनका रंग नहीं है। मतलब ये है कुछ श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं और कुछ हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती है, और वो प्लाज्मा की तरह तैरती रहती हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई। अब डॉक्टर दीदी ने सोचा कि भाई ये बताई तो अब हम इनको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं। बच्चे इसे फोकस किया और दोनों बच्चों को दिखाया कि हम किस तरीके से हमारी जो रक्त के कण हैं वो आप दिखाई देते हैं जब हम उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखते हैं। देखो ये देखो, यहाँ पे उसने पिक्चर भी दिखाई हुई है सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। ये देखो, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना। अब इस पिक्चर में क्या हो रहा है, इस पिक्चर में वो जो छोटे छोटे कण थे वो बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। मतलब जो हमारी छोटी सी जो पिक्चर थी, जो छोटे छोटे से अणु कण थे, वो हमें उसमें बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। तो रक्त की बूंद में इतने सारे कण, तो बच्चे बोल रहे हैं भाई रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण। अब सही भी है, उन लोगों को थोड़ा आश्चर्य होगा भी। वह बोला इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो छोटी छोटी बालूशाही रख दी। अब जो उनका डिज़ाइन है, जैसे हमारी बालूशाही होती है ना, उसको हम थोड़ा गोल गोल करते हैं, उसके बीच में गड्ढा सा होता है। खाई है बच्चों तुमने बालूशाही? हाँ खाई होगी, शादियों में तो खाते ही हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दीदी बोली लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह था। मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो देखने में किसके जैसे लगते हैं, वो बालूशाही के जैसे लगते हैं। गोल और दोनों तरफ अवतन, अवतन का मतलब होता है, अवतन का मतलब होता है ऊपर नीचे से, यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। और जो बीच में सेंटर जो होता है वो उनका थोड़ा सा झुका हुआ होता है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। देखो कितनी बड़ी बात बोली है कि हमें एक बूंद में इतने सारे कण मिलते हैं। तो अगर हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, तो उसमें कितने कण मिलेंगे हमें? 40 से 55 लाख तक कण हमें मिल सकते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त लाल और रंग का, और इतने सारे जो ये कण होते हैं इसकी वजह से जो हमारा रक्त होता है वो भी लाल रंग का हो जाता है, क्योंकि ये कण हमारे जो होते हैं ये लाल रंग के होते हैं। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, और जो ये कण होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के लिए रात दिन मेहनत भी करते हैं, ये अपना काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। मतलब जब हम अपनी सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं, सांस कैसे लेते हैं बच्चों, सांस कैसे लेते हैं सांस कैसे लेते हैं बताओ? हम क्या करते हैं सांस लेते समय? हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यानी कि हम साफ हवा अपने अंदर लेते हैं और जो हमारी दूषित वायु होती है उसे हम वापस भेजते हैं। और जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, यानी कि जब हम ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो ये थोड़ी है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो नाक तक ही रह जाती है, वो हमारी पूरी शरीर के अंदर तक जाती है। मतलब शरीर के हर हिस्से में जाती है। और शरीर के हर हिस्से में वो कैसे जाती है? वो इन्हीं कणों के माध्यम से पूरे शरीर के हिस्से में जाती है। किन कणों के माध्यम से? ये जो लाल रक्त कण होते हैं इनके माध्यम से हमारे पूरे शरीर के अंदर चली जाती है। लेकिन होता क्या, ये जो कण होते हैं छोटे छोटे ये 4 महीने के अंदर नष्ट हो जाते हैं। यानी कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है, इनका जो लाइफ टाइम होता है वो सिर्फ 4 मंथ का होता है। कितने महीने का होता है? ये 4 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं। कुछ आज कुछ कर, लेकिन ये नहीं है कि एक ही दिन में सारे के सारे ख़त्म हो गए। जो पहले आए वो पहले चले गए
जिनकी नाइफ पहले ख़त्म हो गई वो पहले चले गए, और जिनकी नाइफ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है तो वो धीरे धीरे करके कुछ आज कुछ कल कुछ परसों इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरीके से आगे वो ख़त्म होते जाते हैं। तो भाई अब बच्चा तो पूछेगा, बच्चे ने कहा कि अगर इसी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, और सारे ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं जाएगी, और हमारी ऑक्सीजन शरीर में नहीं जाएगी, सारी जगह पहुँचेगी नहीं, तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। तो फिर दीदी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हमारे शरीर में जिस तरीके से ये जो कण होते हैं ये बनते हैं, उसी तरीके से हमारे नए कण भी इस यानी कि हमारे शरीर में हड्डियों के बीच में जो भाग मज्जा में जो स्थित है, हड्डियों के बीच में आपको पता है जो भाग होता है उसको हम मज्जा बोलते हैं। ऐसे में कुछ कारखाने यानी कि कुछ ऐसे ब्लड सेल्स भी होते हैं जो रक्त कणों का निर्माण करते हैं, जो नए रक्त कणों का निर्माण करते हैं। और नए रक्त कणों का निर्माण होगा और अगर पुराने वाले नष्ट नहीं होंगे तो इतने सारे कैसे हमारे शरीर में रहेंगे। तो इसीलिए ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है। और इसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहे, नए ब्लड सेल्स बनते रहें, तो हमें क्या करना होता है इसके लिए हमें जो हमारी डाइट होती है वो बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। आपने ईवीएस में बैलेंस डाइट का चैप्टर भी पढ़ा होगा, यानी कि पौष्टिक आहार, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, ये सब कुछ हमें उपयुक्त मात्रा में खाते रहना चाहिए। तो अब मुझे ये मेरे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन स्टूडेंट ऐसा है जो बैलेंस डाइट लेता है, संतुलित आहार लेता है, और जो हमारे जो जंक फूड होते हैं उन्हें नहीं खाते हैं। तो फिर ठीक है, सब मैं सबके कमेंट का वेट करूंगी। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, अब ये बता रहे हैं कि भाई वो एनीमिया कैसे हो गया उसको, कि अगर कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता यानी कि सही से भोजन नहीं करता तो कारखानों का आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिलता, तो भाई हमारे शरीर में जो अस्थि मज्जा है उसको ज़रूरत के हिसाब से उसको चीज़ें नहीं मिलती, तो वो रक्तकण नहीं बना पाते, और रक्तकण नहीं बना पाते तो क्या होता है, रक्तकण नहीं बना पाते तो इन कणों की कमी हो जाती है और फिर उसे हम एनीमिया कहते हैं। तो संतुलित आहार लेने मात्र से, अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्या सिर्फ संतुलित आहार ही काफ़ी है, तो उन्होंने कहा कि हाँ यह काफ़ी हद तक तो सही रहेगा, मतलब यह है कि काफ़ी हद तक तो ठीक है, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। लेकिन हमारे देश में भी थोड़ा सा ये है कि पौष्टिक आहार जो है वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता। इसके अलावा स्ट्रोक का एक बड़ा कारण पेट में कीड़ों का हो जाना भी है। इसके अलावा पेट में अगर हमारे कीड़े भी हो जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, जो हमारे पेट के कीड़े होते हैं वो इन ब्लड सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं जल्दी से, तो क्या होता है, या दूषित जन होता है, यानी कि जो हम जन हमारे शरीर में जाता है, प्रवेश करता है, जो गंदा पानी जो होता है वो हमारे शरीर में अगर प्रवेश करता है तो भी हमारे ये जो ब्लड सेल्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमें भोजन ना करने से या तो क्या होता है, इसकी वजह से भी हमें हमारे शरीर में जो प्रॉब्लम सो हो जाती है। ठीक है, तो अब अनिल ने कहा कि भाई और क्या क्या करना चाहिए हमें, किस्म के अंडे ज़मीन पर ऊपरी तरह से पाए जाते हैं, अंडे उत्पन्न होने वाले, तो मतलब ये है कि अब ये बता रही है कि हमें इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चे, हाथ धोने चाहिए प्रॉपर, और वैसे भी अब तो कोरोना काल में तो जैसे जिन लोगों ने पहले सीखा भी नहीं था ना, अब उन लोगों को भी पता चल गया कि हमें हाथ धोना चाहिए। अब तो बच्चे वैसे भी हाथ धोते ही होंगे। चलो खैर, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ कि भाई खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, ज़मीन को टच करने से पहले, घर से बाहर आने के से, घर से अगर तुम बाहर जाते हो तो घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हो तो आपको हमेशा हैंड वॉश करते रहना चाहिए। और हमेशा हमें कैसा पानी पीना चाहिए, साफ़ और शुद्ध पानी पीना चाहिए। खाना खाने से पहले सभी को पता है हमें हाथ धोने चाहिए, और बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हमें नहीं पता, जैसे ये गोलगप्पे खाने का बड़ा शौक है ना, वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो दीदी यह बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। तो अब दीदी ने जो ये सारी बातें बताई उससे अनिल कहने लगा कि ये आपने जो बातें बताई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु भी है, शरीर में उनका क्या काम है। अब भाई ये तो सारा काम हो गया लाल रक्त कणिकाओं का, तो अब जो सफ़ेद रक्त कण है उनका क्या काम है वो भी बता दो भाई। अब चलो दीदी वो बताएंगी। सफ़ेद कण वास्तव में शरीर के वीर से, अब जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या है, हमारे शरीर के वीर सिपाही है। क्यों है वो वीर सिपाही, जब जो आउटर साइड से जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो बाहर से आने वाले खराब जो रोगाणु शरीर पर हमारे हमला करते हैं, उससे सफ़ेद कण क्या करते हैं, डट कर मुकाबला करते हैं, और जब तक उनसे हो सकता है तब तक वो लड़ते हैं। मतलब यह जैसे बॉर्डर पे हमारे दूसरे देश के सैनिक जो आने वाले हैं, जब तक वो हमारे देश के सैनिक पूरी तरह से घायल नहीं हो जाते या पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाते, तब तक वो क्या करते हैं, कोई भी रोगाणु, कोई भी तरीके की बीमारी हमारे शरीर में नहीं होने देते। तो संक्षेप में उनका जो काम है वो है हमारी रक्षा करना। तो इन विषाणुओं का काम क्या है, रक्षा करना। अब कैसे करते हैं वो रक्षा,
ये तो हमें पता चल गया कि वो रक्षा करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं भाई, ये तो बताओ। तो विषाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त का जमाव। मतलब जब जैसे बाई चांस हम लोगों को चोट लगती है, आपने देखा होगा जब हमारे चोट लगती है तो क्या होता है, चोट लगती है तो खून निकलता है। लेकिन वो क्या खून निकलता ही रहता है हमारा? खून निकलता नहीं रहता। सपोज करो ये हमारी बॉडी है, यहाँ पे आपके कट लग गया और आपके यहाँ से खून बह रहा है, तो क्या वो खून बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, बहता ही रहता है? नहीं। अगर आपका कट छोटा सा है तो वो खून क्या होता है, वो थोड़ी देर में वो जो खून होता है वो हमारा बंद हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, वो थोड़ी देर में हमारा खून बंद हो जाता है। लेकिन अगर हमारी चोट बड़ी है तो क्या होता है, सपोज करो हम बहुत तेज गिर गए, बहुत तेज गिर गए हम लोग, और हमारा जो ये पहले तो हमारी छोटा सा कट लगा था, अब थोड़ा सा खून बहा और वो हमारा रक्त का थक्का जम गया और वहाँ पे जम गया खून। लेकिन सपोज करो ये जो चोट है वो इतनी ना लग के इतनी हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब क्या करेंगे हम? अब क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब डॉक्टर करेगा। कौन करेगा अब हमारा डॉक्टर करेगा। तो मतलब ये है कि जो हमारे ये विषाणु होते हैं वो जीवाणु थे और ये विषाणु है। जो नान रक्त कणिकाओं थे में उनमें जीवाणु थे और ये हमारे विषाणु हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि छोटी मोटी जो हीलिंग होती है, छोटा मोटा जैसे कट लग गया आपका, या आप कभी देखो भागते भागते गिर जाते हो, खरोंच लग जाती है, खून आ जाता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भी रक्त का थक्का यानी कि जो ब्लड क्लॉट्स जम जाते हैं आपके। ठीक है, जिसकी वजह से आपका रक्त बहना बंद हो जाता है और आप धीरे धीरे हीलिंग होने लगती है। लेकिन अगर चोट बड़ी लग गई तो क्या है, डॉक्टर से आपको टाँके भी लगवाने पड़ सकते हैं, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, वहाँ पे चोट पे आपको पट्टी भी करवानी पड़ सकती है। तो इसीलिए ये मत सोचो कि वाइट ब्लड सेल सब कुछ कर देंगे, वो हमारे सैनिक तब तक ही लड़ेंगे जब तक उन बेचारों से लड़ाई होगी। तो ऐसे में क्या होता है, खून का थक्का जम जाता है, तो हमारे जो विषाणु होते हैं क्या करते हैं, ये खूब लड़ाई करते हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम अपने बच्चे को, जो हमारा इंसान जिसके साथ हम हैं, जिसके पास हम रहते हैं, जिस शरीर में हम रहते हैं, उस शरीर को जल्दी से जल्दी हम ठीक कर सकें। और उस व्यक्ति के लिए काफ़ी नाप, किंतु अगर वह अब दीदी बनी यानी हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। अब वो दीदी ने ये कहा कि जो हर किसी का रक्त है वो किसी एक जैसा नहीं होता, कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा जाता है। अब कुछ विशेष मतलब यह है कि जो रक्त होता है वो सबका एक जैसा नहीं होता है। आपने सुना होगा ना, ए ग्रुप, बी प्लस, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो जो हमारा रक्त होता है उसके बारे में एक और जानकारी है कि जो हमारा रक्त समूह होता है वो हर किसी का एक जैसा नहीं होता, वो सबका अलग अलग होता है। अब वो अलग अलग कैसे होता है, ऐसी आपात स्थिति की नहीं बनक बैंड बन। अब भैया वो ये भी बता रही हैं कि जो ऐसी जो सपोज करो आपको रक्त की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ गई, आपका इतना रक्त बह गया कि आपको रक्त चढ़ाना पड़ेगा, तो वो रक्त कहीं होना भी तो चाहिए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए हमारे पास ब्लड बैंक बनाए गए हैं। हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, मतलब हर अस्पताल में क्या होता है, इस तरीके के बैंक होते हैं कि अगर बाई चांस किसी को रक्त की जरूरत पड़े तो वो रक्त चढ़ाने के लिए उनके पास रक्त होना चाहिए। किंतु ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करें। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ब्लड बैंकों में हमेशा रक्त स्टोर रहे, किसी ज़रूरतमंद के हमेशा वो काम आए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें रक्तदान करना है। रक्तदान कैसे करेंगे, रक्तदान कैसे करेंगे आप और मैं? तो रक्तदान करने के भी कुछ तरीके होते हैं। रक्तदान करने के लिए अब अनिल ने कहा कि चलो भाई फिर तो मैं भी रक्तदान करूँगा, तो उनकी जो डॉक्टर दीदी थी उन्होंने कहा नहीं, उसके लिए भी कुछ नियम होते हैं। उसके नियम क्या होते हैं बेटा, रक्तदान करने के लिए आपके जो नियम होते हैं वो ये होते हैं, एक तो आप 18+ होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 18+, यानी कि आप 18 साल से अधिक उम्र के होने चाहिए। दूसरा, आप बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। दूसरा क्या है आपका, आप बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। तब हम आपसे लगभग 300 ml मिलीलीटर खून ले सकते हैं। अगर आप 18+ हो यानी कि 18 साल से बड़े हो, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, तो हम आपसे एक बार में 300 मिलीलीटर खून दे सकते हैं। और मुझे ये सारे बच्चे श्योरिटी देंगे कि वो बड़े होकर जरूर रक्तदान करेंगे। तो हमारा रक्त, और ये बिल्कुल न रहता है, कुछ लोग सोचते हैं कि हमने अगर ब्लड दे दिया तो हमें कमजोरी आ गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शरीर के अंदर लगभग 5 लीटर खून होता है। कितना लीटर खून होता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर लगभग 5 लीटर खून होता है। और 300 मिलीलीटर जो खून होता है वो हमारा शरीर 2 दिन या 3 दिन में ही बना लेता है। लगभग 1 हफ्ते में तो प्रॉपर रिकवरी हो ही जाती है। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा रक्तदान करते रहना चाहिए। अब जिस बच्चे, जो बच्चा ऐसा है जो ये जानता है कि हाँ भाई मेरे आसपास किसी ने रक्तदान किया है, तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको अप्रिशिएट करें,
और आप लोग भी मुझे श्योरिटी देंगे कि आप जब बड़े होंगे तो कम से कम जीवन में बहुत ही खुशी होती है। हमने जब NSS का कैंप किया था कॉलेज टाइम में, हम लोगों ने भी रक्तदान किया था, और उससे ना एक अपने आप खुद महसूस करोगे कि आपको एक अंदर से इतनी खुशी होती है कि अब हमारा खून किसी और इंसान के जीवन बचाने के काम आएगा। तो ये एक बहुत ही प्यारी खुशी है जिसको मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके आसपास के लोग ज़रूर इस चीज़ को फील करें, महसूस करें। और अगर इसके बारे में आपको कुछ भी कहना हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ये यतीश अग्रवाल जी हैं जो हमारे लेखक हैं, उनकी बहुत ही सुंदर विधा है और उन्होंने रक्त के बारे में इतने अच्छे तरीके से बताया है। तो इस तरीके से आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, रक्त और हमारा शरीर हिंदी, रक्त और हमारा शरीर साइंस। यानी कि आपको साइंस में भी रक्त के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलनी जाती हैं। और वैसे मेरे को पता है, वैसे तो आपको सबको नॉर्मली पता ही होगा रक्त और हमारे शरीर में जितनी भी ये बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार, फिर भी आपके साथ क्या हुआ, एक बार आपने इसे रिमाइंड कर लिया। और मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया, समझ में आ गया होगा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, मेरा कुछ पढ़ाया हुआ बच्चों तुम्हें समझ में ना आता हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। आपको जैसा भी लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, प्लीज़ मुझे बताएं। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। ओके, बाय, गुड बाय मेरे बच्चों।